हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 15 मिनट्स शो। आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो मैंने कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए थे और आपको ट्राई करने को बोला था, क्योंकि कल हमारा एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाला चैप्टर खत्म हो गया था और उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे और इनमें ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो आज हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने चाहिए, तो मैं उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम क्या करें, इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है तो सबका H+ निकाल दे पहले और उस पर एनायन बना दे। ठीक है, हमने सबका H+ निकाल के एनायन बनाया। अब हमें इस एनायन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए वही 4 फैक्टर्स लगाने जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। देखो, चारों लगाओ। सबसे पहले साइज वाला फैक्टर, तो देखो किस पे, ऑक्सीजन पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे। जब मैंने स्टार्टिंग में पहली वीडियो जब बनाई थी तो उसमें बताया था कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज वाला फैक्टर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लगभग साइज सबका सिमिलर होता जाता है कार्बन से लेके ऑक्सीजन तक। अब उसके बाद देखो, फिर दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ कौन है? यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस दूसरे वाले फैक्टर से क्या हुआ, ये जो बी वाला है ये हमारा सबसे कम स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे है। तो देखो, इसको फिर हमने क्या किया, इसको छांट लिया, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इन सबके कंपैरिजन में कम स्टेबल है। तो बी वाला सबसे लीस्ट स्टेबल आ गया। अब फिर हमने दूसरा फैक्टर लगा लिया। अब लगाते हैं तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? रेजोनेंस। तो अब इसे तो हमें देखना ही नहीं है, इन तीनों को देखना है। तो देखो, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो तीसरे फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो वाला हमारा कम स्टेबल हो गया। तो फिर हमने बी के बाद कौन सा लगा दिया, डी लगा दिया। ठीक है, अब बचे कौन से, ए और सी। कौन से बचे? ए और सी। देखो, तो ए और सी में ये देखो, यहाँ से नेगेटिव चार्ज चल रहा है कॉन्जुगेशन करके, यहाँ से नेगेटिव चार्ज चल रहा है कॉन्जुगेशन कर रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन करके कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज चल रहा है कॉन्जुगेशन करके यहाँ आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ ये देखो, अब यहाँ फिर सेम गलती जैसे यहाँ किसी ने की होगी। क्या गलती की होगी? उसने देखा होगा कि अरे वाह, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, कॉन्जुगेशन मिल रहा है। इसे क्या बता दिया होगा? इससे ज़्यादा एसिडिक बता दिया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा एसिडिक बता दिया होगा डी वाले से, तो उसका गलत हो गया होगा। क्योंकि देखो, कॉन्जुगेशन मिल रहा है ठीक है, लेकिन वो थर्ड फैक्टर है, हमें बाद में लगाना है। पहले ये तो देखो, वो नेगेटिव चार्ज किस पे है, यहाँ वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे, इसलिए ये जो बी वाला है ना वो सबसे कम एसिडिक होगा। फिर उसके बाद डी वाला होगा। फिर इन दोनों में देखो, एक चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ, इसलिए यही ये क्वेश्चन दिया था। 2-3 चीज़ें सीखोगे इससे। यहाँ से देखो, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज चल के कहाँ आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चल के कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक्सटेंडेड है, बेशक एक्सटेंडेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ये। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये है इक्विवेलेंट कॉन्जुगेशन है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि देखो, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नेगेटिव चार्ज चल के किस पे आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और यहाँ ऑक्सीजन से चल के किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे। तो ये वाला जो कॉन्जुगेशन होता है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए क्या होता है, ये मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक्सटेंडेड है ठीक है, लेकिन जो इक्विवेलेंट होता है वो एक्सटेंडेड पे डोमिनेट करता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और इसको यहाँ से माइनस आई इफेक्ट भी मिल रहा है, तो फिर इसके इन दोनों में कौन स्टेबल हो गया, ये स्टेबल। तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई। तो फिर डी के बाद ए आ गया और ए के बाद सी आ गया। ठीक है, तो ये मैच कर लेना किस किस का आया ये आंसर। अब देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कर, नेक्स्ट में भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, सबका हाइड्रोजन निकाल के नेगेटिव बना दो सब पे। ठीक है, और शायद इसमें यही पूछा था, ऑर्डर नहीं पूछा था इसमें, कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है यही पूछा था। लेट मी चेक।
इसमें ये पूछा था कि कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को कंटेन करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन, ये कौन सा कार्बन है हमारे पास, sp2 कार्बन है। ये कौन सा है, sp कार्बन है। ये कौन सा है, sp2 है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये हमारे पास sp3 है। तो सबसे ज़्यादा देखो, कार्बन साइज वाला फैक्टर तो नहीं लगाएंगे अब हम, क्योंकि देखो साइज सबका सेम है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है सब में। दूसरा देखो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो किसकी होती है, sp कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं। इसमें बोला था pKa का ऑर्डर बताओ। क्या बोला था, pKa का ऑर्डर बताओ, pKa का ऑर्डर बताओ। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जब शुरुआत की थी, तो मैंने सबसे शुरुआत में बताया था कि Ka क्या होता है, Ka होता है उस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब कि मान लो कोई मैंने HA एसिड लिया, इसको अगर मैं डिसोशिएट कर रही हूँ तो ये कितना H प्लस और कितना A माइनस में डिसोशिएट हो रहा है, ये बताता है उसका Ka मतलब उसका डिसोशिएशन कांस्टेंट कि, और जिस एसिड का डिसोशिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या बताता है यहाँ पे, Ka, ठीक है। जितना ज़्यादा Ka होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर मैं इस Ka का एंटीलॉग ले लूँ तो वो क्या बन जाता है, pKa बन जाता है, pKa बन जाता है। तो जिस एसिड, अगर ये Ka ज़्यादा है तो एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर pKa ज़्यादा है तो एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। तो अब हम सबके Ka और pKa तो याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम क्या करें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं। इतनी सारी वीडियोस में यही तो पढ़ रहे थे कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, Ka का ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम निकाल लेंगे और जो ऑर्डर आएगा उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास pKa का ऑर्डर आ जाएगा। pKa की वैल्यू तो हम सबकी याद नहीं रख सकते, तो वही चीज़ है, समझे। इसमें क्या करना है, pKa निकालना है। मतलब pKa निकालने का मतलब क्या है, ये तो आपको समझाने के लिए था, अभी हर जगह ये मत लगाना। देखो pKa निकालने का मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो और उसके ऑर्डर को जस्ट रिवर्स कर दो, समझ गए। तो देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे हाइड्रोजन निकालो, सबसे पहले तो निकाल लिया भाई सबसे हाइड्रोजन हमने, है ना। सब पे नेगेटिव चार्ज बनाओ, COO माइनस, ये O माइनस। पहला फैक्टर लगाओ, सारे ऑक्सीजन नहीं लगेगा। दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगेगा। थर्ड फैक्टर लगाओ रेजोनेंस। ये देखो रेजोनेंस इसमें है, इसमें भी सेम रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन इसमें इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये NO2 है, उसके बाद ये ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो कि ये फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, और यहाँ वही वाली बात है। देखो इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूँ, वो तो नहीं हो रहा, मतलब मैच शीशा तो नहीं हो रहा। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर वाले क्वेश्चंस का, मैं इनको हटा रही हूँ यहाँ से, है ना। ये देखो, मुझे लग रहा है क्योंकि शायद वो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक है। देखो तो इसमें क्या करेंगे, ये होता है COO माइनस। अब देखो ये O माइनस ऑक्सीजन से चल के ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहाँ से ये O माइनस चल के कहाँ आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। और फिर देखो यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन से चल के ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये समझ है। तो देखो इनको तो अभी हम छोड़ दो, इन दोनों की बात करो सबसे पहले। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड विथ NO2। तो इसके एसिड, ये क्या है, -M लगाएगा, ये ग्रुप -M लगाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो C सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब देखो उसके बाद किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ से भी ऑक्सीजन से चल के नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो फिर इसके बाद किसकी आ गई एसिडिक स्ट्रेंथ, D की आ गई, समझे। अब फिर देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में क्या हो गया, ऑक्सीजन से चल के कार्बन पे आ रहा है, ऑक्सीजन से चल के कार्बन पे आ रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये भाई साहब यहाँ क्या लगा रहे हैं, +M लगा रहे हैं, समझे। मतलब ये अपनी डेंसिटी क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये तो उसको और डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इन दोनों में कौन होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं है। तो हम फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, A
फिर उसके बाद लगाएंगे बी। ये ऑर्डर हमारा किसका है? ये ऑर्डर है हमारा एसिडिटी का, ठीक है। किसका ऑर्डर है ये? एसिडिटी का। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? पीके पूछा है, समझा है? पीके का ऑर्डर पूछा है, तो इसका जस्ट रिवर्स कर देना। सबसे ज्यादा किसका होगा? बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान रखना, देखो क्या होता है, गलती कुछ बच्चे कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ तक तो पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर गलत कर देते हैं, वही वाला ऑर्डर लगा देते हैं जो एसिडिटी का है। तो वो ध्यान रखना कि पीके पूछा है या एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। और जनरली है ना, पीके से ही पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद देखो सबसे ज्यादा बी, हाँ इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में है ना, वो क्वेश्चन था वैसे SN2 से रिलेटेड, लेकिन मैंने उसको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट करके देना चाह रही थी, वो क्वेश्चन चेंज नहीं हो पाया। मैं SN2 वाला भी बता दूंगी कैसे होगा, पहले मैं उसको एसिडिक स्ट्रेंथ वाला बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमें देखनी पड़ती है। तो देखो पहला सारे में देखो कि सबसे ज़्यादा साइज किसका है? पहला फैक्टर साइज ही होता है ना। तो साइज देखो चारों में किसका है? इसका सल्फर पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब यहाँ पे ना कुछ लोग 2-2 NO2 देख के भावुक हो जाते हैं। भावुक होने की जरूरत नहीं है। ये देखो ना पहले कि यहाँ कौन है? यहाँ सल्फर है, बाकी सब में ऑक्सीजन है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी सल्फर की सबसे ज़्यादा हो गई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? सल्फर की। यही मैं बताना चाह रही थी कि एकदम ऑक्सीजन पे नेगेटिव देख के वो मत होना कि अरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऐसा नहीं। थोड़ा दिमाग लगा लेना, साइज भी देख लेना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव की कंपेरिजन में सल्फर पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसको ये सबसे ज़्यादा हो गया। अब इन तीनों में देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये इतनी प्रक्रिया तो तीनों में सेम है। क्या है इसमें? 2 NO2 हैं, ठीक है, मतलब 2-2 -M लगा रहे हैं। तो ये फिर क्या हो गया? इसके बाद आ जाएगा B, D, फिर C, फिर A, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक NO2 है और यहाँ कोई NO2 नहीं है। अब देखो, अब है ना कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं मान रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से H+ नहीं निकलना चाहेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी तो समझो कि यहाँ एक NO2 है और यहाँ 2 NO2 है। यदि किसी कंपाउंड से एक NO2 लग जाए ना तो वो उसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ तो 2-2 लग गए तो वो कितना स्टेबलाइज उसे करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में कई ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे ये 2 NO2 इस नेगेटिव चार्ज को। इस कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आई है, ठीक है, ये बात समझना। क्योंकि यहाँ नंबर है ना, 2 हैं ये और ये 1 है, इसलिए ये जीत गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब 5th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि बोल्ड इंडिकेटेड जो हाइड्रोजन है उसको हमें निकालना है। चलो निकाल दो, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दो, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना दिया और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब देखो जब यहाँ इस वाले में देखो, जब ये नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो क्या हो रहा है? इस नेगेटिव चार्ज के कारण 1 और 2 रिंग क्या बन रही है? 2 रिंग्स बन रही है एरोमेटिक, 2 रिंग्स एरोमेटिक, ठीक है। और देखो यहाँ जब निकल रहा है तो ये 1 रिंग एरोमेटिक बन रही है, प्लस यहाँ निकल रहा है तो ये 1 रिंग एरोमेटिक बन रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब ये इस नेगेटिव चार्ज के आने के बाद जब ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जब कॉन्जुगेशन करेगा तो इस मतलब जब ये रिंग एरोमेटिक होगी तो कोई बगल वाली एक रिंग अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगी। उसी के साथ अगर जब ये रिंग एरोमेटिक होगी तो या तो ये रिंग एरोमेटिसिटी लूज कर देगी या ये रिंग कर देगी। इसमें भी सेम केस है, लेकिन इसमें देखो इस नेगेटिव चार्ज के निकलने से 2 रिंग एरोमेटिक बन रही है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए क्या ये वाला, ये PQR था ना, तो ये R वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में ये एक चीज़ देखो, यहाँ और यहाँ पे इतनी कहानी तो दोनों में सेम है। अब क्या हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब वो चाहे तो वहाँ जाके भी मतलब वहाँ भी कॉन्जुगेशन करके स्टेबल हो सकता है। इसलिए इन दोनों में अगर ये P है, Q है और R है तो R सबसे ज़्यादा हो गया क्योंकि 2 रिंग एरोमेटिक बन रही है, और P और Q में
इतनी कहानी तो दोनों में सेम है, लेकिन ये वाली जो एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, इसलिए क्या हो गया, इसके बाद Q आ गया, उसके बाद P आ गया। अब देखो 6th क्वेश्चन क्या था, सारे ने लिखे मैंने। उन्होंने बोला था कि ऐसे कंपाउंड्स बताओ जिनसे कि NaHCO3 रिएक्ट करे और क्या करे, CO2 को रिलीज़ करे। ठीक है, तो ये देखो कार्बोनेट है, CO2 रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये एक वीक बेस है। कौन सा बेस है, ये एक वीक बेस है। तो ये क्या करेगा, ये उन्हीं हाइड्रोजन को निकाल पाएगा, इसकी क्षमता उन्हीं हाइड्रोजन को निकालने की है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता ना तो वीक से वीक हाइड्रोजन को भी निकाला। जैसे देखो फिनॉल का हाइड्रोजन कम एसिडिक होता है, लेकिन अगर हम उसमें NaOH मिलाएं तो वो हाइड्रोजन निकल जाता है, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर लेकिन तुम इसमें NaCO3 मिलाओगे तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वीक बेस है और वो भी वीक एसिड है। लेकिन यहाँ देखो ये वीक बेस है और यहाँ इन दो कंपाउंड्स में ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकला और इस पे नेगेटिव चार्ज आया ये, प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उस पे नेगेटिव चार्ज आया ये देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज। बाकी दो में देखोगे तो फिनॉल है, वो वीक एसिड है, तो ये दोनों हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए ये दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, 7 में था, देखो 7 क्वेश्चन नंबर मैंने कराया ही था कल, सेम लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था। बस इसमें एक चीज़ ये है कि देखो एक साइड क्या है NO2, तो NO2 का -M सबसे ज़्यादा होता है, NO2 सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज NO2 कर रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आ जाएगी, 4th वाले की आ जाएगी। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद तो फिर सारे फैक्टर्स वही लगा देना कि एक दोनों, देखो दोनों साइड, एक साइड CH3 है, इसमें OCH3 है, तो +M लगा देगा वो अपना। तो ये चीज़ें तो मैंने कल क्लास में बता दी थी, तो उससे 7th वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है, NO2 का ध्यान रखना, उसका -M बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, आप देखो 8th क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी, तो मैंने बोला था जो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो हमें इसमें बेसिकली नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था। तो देखो सब में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये क्वेश्चन अपन ऊपर करके आ गए हैं। देखो ये CH3COH एसिडिक एसिड, फिनॉल और ये अल्कोहल वाटर, तो इसलिए इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखो हमारे पास सबसे कम, क्योंकि CH3 अपना +I इफेक्ट लगाएगा, इसलिए OCH3 मतलब सबसे कम स्टेबल होगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद देखो OH में, वाटर में कोई इफेक्ट नहीं है, उसके बाद वो आ गया। फिर POH में फिनॉल है, देखो अभी बताया था ये POH मतलब कि क्या, फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पे क्या है CH3COO-, तो यहाँ ऑक्सीजन से रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन से रेजोनेंस करके किस पे, कार्बन पे। तो कौन स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कम है। मतलब जब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो रिएक्ट करने क्यों जाएगा, समझे, ये कहना चाह रही हूँ। तो इसका A ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 9th वाला, 9th भी सेम है सब कुछ, कल के वीडियो में मैंने कराया हुआ है। देखो पहले वाले में दोनों साइड CH3, B वाले में OMe है, तो ये तो जब OMe कॉन्जुगेशन करेगा तो नेगेटिव चार्ज नहीं कर पाएगा। अगर इन सबको अच्छे से समझना है ना तो कल वाली वीडियो देख लेना डबल से, जिसने नहीं देखी है मैं उसके लिए बोल रही हूँ। C वाले में भी OMe है, +M लगाएगा, जब OMe कॉन्जुगेशन करेगा तो नेगेटिव चार्ज नहीं कर पाएगा। D वाले में देखो, D वाले में क्या है, एक साइड से तो उसको -M मिल रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है CO के साथ, एक साइड से वो रेजोनेंस भी कर पा रहा है। और A वाले में क्या है, दो साइड से उसको कॉन्जुगेशन तो मिल रहा है, लेकिन +I भी मिल रहा है। ठीक है, देखो अब है ना B और C में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो तो कम होंगे ही। A और D का थोड़ा सा देख लो, जैसे देखो A ऑप्शन में क्या है, कहाँ लिखो, ऊपर लिखते हो, ठीक है। A ऑप्शन में है A ऑप्शन में क्या है, दो ये ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और D ऑप्शन में कॉन्जुगेशन है, ये देखो।
अब क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो देखो इतना पार्ट तो सब में सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिर वही वाली बात, जब मैंने इसको, अगर मैं इसको यहाँ आगे कॉन्जुगेट कराऊंगी और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये क्या है, कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव आएगा। और जब मैं इसको कॉन्जुगेट कराऊंगी तो क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, इसलिए ए आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराती हूँ जो मुझे कराना था, बहुत दिन से सोच रही थी, बहुत दिन से मतलब कल ही सोचा था कि ये क्वेश्चन भी कराऊंगी। देखो वो क्वेश्चन क्या था, बस उसमें एक चीज़ बतानी थी। देखो वो क्वेश्चन ये था कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ किसकी, इन तीनों की। देखो SCH3, ठीक है, और CH3COOCH3। चलो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ये A है, ये B है, ये C है। अब देखो कल मैंने बताया था इतना पार्ट तो सब में सेम है, मैं क्या करूं, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इन पे नेगेटिव चार्ज बना दूं, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना दूं। तो ये कॉन्जुगेशन तो सब में सेम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब ये कॉन्जुगेशन करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे इसको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। और सेम वैसे ही जब ये कॉन्जुगेशन करेगा, यहाँ सल्फर का लोन पेयर जब कॉन्जुगेशन करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, और जब ऑक्सीजन का करेगा तो नहीं कर पाएगा। अब मैंने फिर क्या हुआ, कल मैंने ये चीज़ बताई थी कि इन दोनों में कि कौन कम एसिडिक होता है, ये कम एसिडिक होता है, क्योंकि ये ज़्यादा इसके साथ डोनेशन करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उस हिसाब से फिर तुम सोचोगे कि सल्फर की तो नाइट्रोजन से भी कम होती है, तो सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, सल्फर सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, यही समझ रहे होगे। लेकिन देखो ये क्या है, ये 3P है और ये क्या है, 2P है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये क्या है, 2P है, ये क्या है, 2P है, ये क्या है, 2P है, और ये क्या है, 2P है। तो है ना 3P 2P ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी कि 2P होती है। जब मीजोमेरिक पढ़ा होगा तो उसमें हम देखते हैं ना कि सबसे पहले हमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, ऐसे हम सीक्वेंस वाइज फैक्टर लगाते हैं ना। तो सबसे पहले एक्सटेंट देखो, 3P की ओवरलैपिंग उतनी परफेक्ट नहीं होगी जितनी 2P की होगी। मतलब भले ही इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से कम है, लेकिन ये जो डोनेट मतलब कॉन्जुगेशन करेगी ना अपने लोन पेयर का, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना नाइट्रोजन का होगा। तो देखो फिर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे कम ये कम इफेक्टिव होगा, इसका मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव हो गया तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आ जाएगी, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ B की आ जाएगी। और फिर इन दोनों में तो मैंने कल बताया ही था, दोनों में 2P है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये ज़्यादा इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी इस सबसे उससे कम हो जाएगी और उसके बीच में जाएगी, तो BCA ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जाएंगे, लेकिन यहाँ 3P और 2P के बेस पे जाएंगे। तो यही एक चीज़ बतानी थी मुझे, तो इनको स्टार मार्क करके लिख लेना, ठीक है। आज ये एसिडिटी वाला चैप्टर फाइनली क्लोज हो गया। अभी भी किसी को डाउट हो तो कमेंट में बताना, और ये भी बताना कमेंट में कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू।